हेलो एवरीवन। तो लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे थे, नहीं? चलो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेटेस्ट टेक अनदर क्वेश्चन। तो ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा देर समय लो, इसको पढ़ो और क्वेश्चन को कॉपी करो। तो क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए होगे। तो देखो, इसमें एक डाटा मिसिंग है, मतलब देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड स्लैब। ठीक है, देखो दिस इज अ स्मूथ सरफेस, लेकिन यहां का म्यू क्या है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक ना। तो म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब इज मिसिंग। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर तुम फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहे हो, रेड ब्लॉक पे, तो इफ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द स्लैब, ठीक है, तो दोनों एक्सिलरेट करेगा। तो मान लो स्लैब का एक्सिलरेशन है एस और मान लो ब्लॉक का एक्सिलरेशन है ए बी। देखो, जिस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगा रहे हो ना, उसका एक्सिलरेशन से ज्यादा, मतलब स्लैब पे अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, देखो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्लैब। तो अगर तुम स्लैब पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो स्लैब के एक्सिलरेशन से ज्यादा ब्लॉक का एक्सिलरेशन कभी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्लॉक का एक्सिलरेशन दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू स्लैब का एक्सिलरेशन। तो अगर हम स्लैब पे फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो उसके एक्सिलरेशन से ज्यादा कभी भी ब्लॉक का एक्सिलरेशन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, ऐसा भी कभी नहीं होगा
कि तुम फोर्स लगाया स्लैब पे और स्लैब चला नहीं और ब्लॉक चलने लगा, तो इफ यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्लैब, it will never happen that slab will not accelerate but block will accelerate. दूसरा जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाते हो, मतलब स्लैब पे अगर फोर्स लगा रहे हो, तो स्लैब का एक्सिलरेशन से ज्यादा ब्लॉक का एक्सिलरेशन कभी नहीं हो सकता है। यही इस क्वेश्चन का मेन अंडरलाइंग बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब इसी को यूज करते हैं। तो सोचो ब्लॉक, ये मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक, और ये मान लो स्लैब है, दिस इज स्लैब। तो स्लैब पे तुम 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे फ्रिक्शन इधर होगा ड्यू टू ब्लॉक, ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर होगा। अब इसका एक्सेलरेशन है ए बी, तो ए बी सोचो क्या होगा, फोर्स ऑन ब्लॉक डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, होगा। अच्छा, अब स्लैब का एक्सेलरेशन सोचो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन स्लैब डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्लैब। अब इन दोनों डाटा को उठा के, इस डाटा को और इस डाटा को उठा के इस वाले रिलेशन में पुट कर दो, मतलब ए बी को इसमें डाल दो और ए एस को इसमें डाल दो, तो देखो क्या आएगा। तो ये होगा F/10 इज लेस देन और इक्वल टू 100 माइनस F/10। तो यहां से आ गया F लेस देन इक्वल टू 50, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकता है। मतलब वॉट एवर मे बी द म्यू, whatever may be the mu, the maximum possible friction between these two can be 50 Newton, can be 50 Newton। ठीक है, अब यहां से आ जाओ, ये वाला चीज देखो। तो एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक F/10 है और F क्या है, लेस देन इक्वल टू 50, F is less than equal to 50, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 50/10, मतलब ए बी इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब कुछ भी हो जाए, ये रिलेशन ब्लॉक के एक्सिलरेशन के लिए ट्रू होना चाहिए। मतलब ए बी लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ब्लॉक का एक्सिलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। ब्लॉक का एक्सिलरेशन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, पर 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला था विच कैन नॉट बी पॉसिबल एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इस वाले पे, इस वाले पे। तो ए एस 100 माइनस F/10 है और F जो है लेस देन इक्वल टू 50 है, F लेस देन इक्वल टू 50 है। तो ये चीज सोचो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 माइनस 50/10, मतलब ए एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लैब का एक्सिलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए स्लैब का एक्सिलरेशन।
तो कैन नॉट बी पॉसिबल बोला था, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो कैन नॉट बी पॉसिबल में सोचो क्या हो सकता है, ये वाला, दिस कैन नॉट बी द एक्सिलरेशन ऑफ द स्लैब। मतलब पहला का सी करेक्ट है, दूसरा का भी सी करेक्ट है। ठीक है, यहां तक कॉपी करो, फिर तीसरा वाले पार्ट में हम आते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर फोर्स स्लैब पे लग रहा है एक्सटर्नल, तो स्लैब का एक्सिलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ब्लॉक का एक्सिलरेशन। इक्वल टू हो सकता है व्हेन द टू विल मूव टुगेदर, लेकिन अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स स्लैब पे लगा रहे हो तो ब्लॉक का एक्सिलरेशन कभी भी स्लैब के एक्सिलरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। यह फ्रिक्शन का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी पे बेस्ड ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो कॉपी करो, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं।
ठीक है, कॉपी हो गया होगा। चलो इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो लेट अस सी द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो थर्ड पार्ट में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बोल रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें जैसे ऐसे सोचो, जैसे देखो तुम स्लैब पे, ये स्लैब है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, दूसरा चीज देखना, ग्राउंड एंड टॉप सरफेस ऑफ स्लैब बोथ आर रफ। मतलब इस बार फ्रिक्शन ब्लॉक और स्लैब के बीच भी है और ग्राउंड और स्लैब के बीच भी है। तो ग्राउंड भी फ्रिक्शन लगाएगा, ग्राउंड भी फ्रिक्शन लगाएगा। देखो फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड F1 बोला है, F1, और फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब F बोला है। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा, दोनों जगह रफ है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, म्यू अभी भी गिवन नहीं है। मतलब न यहां का म्यू पता है, न यहां का म्यू पता है, और ना ही यहां का म्यू पता है। म्यू कहीं का नहीं पता है। लेकिन अब ऐसे सोचो, पहला केस, F1 का लिमिटिंग वैल्यू, F1 का लिमिटिंग वैल्यू अगर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, 100 न्यूटन लगा रहे हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर 100 से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, तो इसका मतलब F1 will be equal to 100 and slab will not move, and slab will not move। मतलब अगर इसका लिमिटिंग 100 से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो ग्राउंड ही संभाल लेगा स्लैब को, वो मूव नहीं करेगा। और इस केस में फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब विल बिकम 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। ये ब्लॉक का एफबीडी है, देखना ब्लॉक का एफबीडी, तो दिस इज पॉसिबल। मतलब ब्लॉक का एफबीडी का अगर बात करोगे तो इस केस में ब्लॉक का एफबीडी जो होगा वो होगा mg नीचे, ठीक है, नॉर्मल ड्यू टू स्लैब ऊपर, और फ्रिक्शन का वैल्यू विल बी 0। तो बी ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन कब? जब F1 का लिमिटिंग 100 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। नन ऑफ द बॉडीज विल मूव, नन ऑफ द बॉडीज विल मूव। ठीक है, अच्छा अब सोचो दूसरा सिचुएशन, सेकेंड केस पे आते हैं। अगर F1 का लिमिटिंग वैल्यू 100 से छोटा हुआ, मतलब जो फोर्स तुम लगा रहे हो उससे छोटा है F1 का लिमिटिंग, ठीक है, तो इस केस में अगर बात किया जाए, इस केस में तो बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। मूव करेगा, दोनों चलेगा, बोथ विल मूव टुगेदर। मतलब ग्राउंड रोक नहीं पाएगा स्लैब को, ग्राउंड रोक नहीं पाएगा स्लैब को। जैसे सोच के देखो, लेट F1 लिमिटिंग इक्वल टू 90, तो सोचो अगर F1 लिमिटिंग 90 हुआ, F1 लिमिटिंग अगर 90 हुआ, तो तुम यहां 100 लगाया, यहां 90 लग जाएगा,
ये फ्रिक्शन एफ होगा, ये फ्रिक्शन एफ होगा। ध्यान रखना, बोथ विल मूव टुगेदर, इसीलिए एफ को 10 मत कर देना, मतलब ये दोनों मिला के इसके बराबर नहीं कर देना है, क्योंकि द टू टेकन टुगेदर मस्ट मूव। तो एफ को 10 नहीं कर देना है, एफ इक्वल टू 10, ये गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक का ये एफबीडी पॉसिबल है, पॉसिबल एफबीडी है, दिस इज अ पॉसिबल एफबीडी। क्यों? क्योंकि देख लो, ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा ड्यू टू स्लैब, और एक इसका एमजी होगा, और ये फ्रिक्शन विल बी नॉन जीरो, कुछ होगा दैट विल बी नॉन जीरो। तो ए भी पॉसिबल एफबीडी हो सकता है ब्लॉक का, बी भी पॉसिबल एफबीडी हो सकता है ब्लॉक का। अब स्लैब पे आते हैं। देखो, स्लैब का अगर बात करोगे तो ये एफबीडी गलत है, क्योंकि स्लैब पे दोनों फ्रिक्शन लेफ्ट के तरफ होगा, स्लैब पे दोनों फ्रिक्शन लेफ्ट के तरफ होगा। तो वो देखो तुम्हारा इसमें दिख रहा है डी ऑप्शन में, स्लैब पे दोनों फ्रिक्शन लेफ्ट के तरफ होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। सी इज नॉट पॉसिबल, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नॉट पॉसिबल पूछा था, इसीलिए सी इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब सी वाला फ्री बॉडी डायग्राम गलत है, सी वाला फ्री बॉडी डायग्राम गलत है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन था, चलो इसको कॉपी कर लो। इसमें एक छोटा सा एडिशन कर लो कि बोथ विल मूव टुगेदर और मूव सेपरेटली। मूव दोनों करेगा, या तो साथ में या अलग अलग, वो डिपेंड करेगा म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड स्लैब क्या है। और इसमें ऐड कर लो स्लैब विल नॉट मूव एंड ब्लॉक विल ऑल्सो नॉट मूव। ठीक है, तो ये देखो हम नया एडिशन किए हैं, इस लाइन को ऐड कर लेना, ये वाला और ये वाला। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग कॉपी नहीं किया है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सर्कुलर मोशन पे बेस्ड फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। तो सर्कुलर मोशन अलोंग विथ फ्रिक्शन। क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा देर। देखो इस क्वेश्चन में एक टेबल दिया है, सर्कुलर टेबल। तो ये है टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देखो यहां बात किया है रफ रेक्टेंगुलर ग्रूव का। और ग्रूव के बारे में हम बताए हुए हैं कि ग्रूव का 3 सरफेस होता है। ग्रूव का 3 सरफेस होता है। तो एक तो हो गया उसका बेस, ठीक है। फिर 2 गो साइड वॉल, 2 साइड वॉल्स। तो ग्रूव का मतलब एक बेस होगा और 2 साइड वॉल होगा, ठीक है। अब देखो ऑल द रफ सरफेसेज बोला है, मतलब दोनों साइड वॉल भी रफ है और बेस भी रफ है, ठीक है। और एक चीज देखो दिया है, एज्यूम द साइज ऑफ द ब्लॉक स्लाइटली स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ द ग्रूव, जो हम लास्ट लेक्चर में भी बोल रहे थे। मतलब ब्लॉक का साइज ग्रूव से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम। तो अब इसमें सबसे पहले ये सोचना कि ये मान लो तुम्हारा अगर ग्रूव है, लेट से ये मान लो ग्रूव है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं ग्रूव का। तो ब्लॉक जो होगा ना, ब्लॉक वो ऐसे कांटेक्ट बनाएगा, ऐसे ऐसे। सोचो क्यों? तो ब्लॉक जो होगा वो इस वाले वॉल के साथ कांटेक्ट बनाएगा, इस वॉल के साथ। देखो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये सर्कुलर टेबल घूमेगा ना, तो ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, इस ब्लॉक पे रेडियली आउटवर्ड। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF स्टैंड्स फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ब्लॉक को इस साइड वॉल के तरफ धक्का देगा,
सोच के देखो, अगर इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लग रहा हो तो इट इज बाउंड टू एज्यूम दैट दिस ब्लॉक विल मेक कॉन्टैक्ट विद द दिस साइड वॉल ऑफ द ग्रूव, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ब्लॉक को इधर ले जाना चाह रहा है, इधर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लॉक को इधर ले जाना चाह रहा है, तो इस साइड वॉल के साथ कांटेक्ट बना लेगा। सोचो इसके अलावा क्या क्या फोर्स लगेगा। तो एक नॉर्मल वो साइड वॉल लगाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखो, इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का है, इधर इधर मूव करने का टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव। तो ब्लॉक का टेंडेंसी इज टू मूव अलोंग द ग्रूव, और वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो इधर। मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू साइड वॉल इधर होगा, इसको कर दो म्यू एन एस। फिर जो बेस है, बेस वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बेस बेस एक वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एन बी। फिर इसका वेट होगा वर्टिकल में नीचे की तरफ, एम जी। तो देख लेना, ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को डॉट से दिखा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को क्रॉस से दिखा रहे हैं। और ये सब जो फोर्स है, सी एफ, एन एस, फ्रिक्शन ड्यू टू साइड वॉल, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देखो, ऑल द सरफेसेज आर रफ, इसका मतलब कि बेस भी एक फ्रिक्शन लगाएगा ऑन द ब्लॉक, म्यू एन बी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज बोला है, ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल। तो ब्लॉक कब मोशन स्टार्ट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, इसीलिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिए हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हम मान लिए हैं कि ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग। ठीक है। चलो अब एंगल देखो, तो ये है 4 के बराबर, ये है 3 के बराबर, नहीं तो ये कितना हो गया सोचो, 53 डिग्री। tan 53 इज 4/3, दिस इज 4, दिस इज 3। इसको मान लो r, ये दूरी, और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, दिस एंगल इज 53 डिग्री। ठीक है। तो सिंस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, तुम फोर्स को बैलेंस कर दो। तो देखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये हॉरिजॉन्टल में फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल में ही इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में ही इस डायरेक्शन में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स in horizontal plane in this direction, this will be balanced by ns। अब एक वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो एन बी इक्वल टू एम जी, एन बी इक्वल टू एम जी। और एक डाटा दिया है देखो, टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ
एंगुलर एक्सेलरेशन दिस। तो ये डायग्राम मान लो टी टाइम पे है, तो ओमेगा लिख सकते हो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा दिया हुआ है, तो ये ओमेगा है। देखो यही 4 इक्वेशन है, यही 4 इक्वेशन हम लोग के पास है, इन्हीं को सॉल्व करना होगा। तो दीज आर द 4 इक्वेशंस वी हैव। ठीक है, तो इन्हीं चारों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो तुमको तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, यू विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन। तो हम सॉल्व करने पे नहीं जा रहे हैं, तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, अपना सॉल्व कर लेना। ठीक ना, कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So let us move to the next question.
तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन। इसमें देखो एक रफ बैंक्ड रोड दिया है, रफ बैंक्ड रोड। तो अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रफ बैंक्ड रोड। तो इसका हम लोग 2D व्यू बना देते हैं। 2D व्यू सोचो, तो लेट अस मेक अ 2D व्यू ऑफ दिस बैंक्ड रोड। यही एंगल देखो तुमको थीटा दिया हुआ है, और ये हम लोगों का कार है। दिस इज आवर कार। तो रेड कलर से कार दिखा रहे हैं। ठीक है, 3 केस लो। पहला केस लेते हैं, मतलब कार इज नाइदर हैविंग टेंडेंसी टू स्लिप डाउन नॉर स्कीड अप। मतलब कार का टेंडेंसी ना तो नीचे स्लिप करने का है और ना ही कार का टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने का है। तो इस केस में जानते हो कि फ्रिक्शन विल बी जीरो ऑन दिस कार। फ्रिक्शन विल बी जीरो ऑन दिस कार, मतलब एफबीडी में वेट आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ड्यू टू द रफ सरफेस। तो ध्यान देना, सरफेस रफ है फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा इफ देयर इज नाइदर अ टेंडेंसी टू स्लिप नॉर द टेंडेंसी टू स्किड। ठीक है, लेकिन ये कब होता है सोचो। तो ये मान लो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ, और इसी सर्कुलर पाथ पे ये कार मान लो घूम रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से। तो याद आ रहा होगा, देखो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर आर, और वर्टिकल में फोर्स हम लोग बैलेंस करेंगे। मतलब पहला सिचुएशन तब होता है जब ये होता है, इसको डिवाइड कर दिए हैं। मतलब जब ओमेगा इतना होगा, जब ओमेगा इतना होगा एग्जैक्ट, तो जब ये कार इस कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा तब उसका ना तो टेंडेंसी नीचे स्लिप करने का होगा ना ही टेंडेंसी ऊपर स्किड करने का होगा। उसी केस में फ्रिक्शन होते हुए भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यही देखो ध्यान से ये वाला केस है, 1 वाला। तो फिगर 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू कार ए, मतलब ये कार ए का एफबीडी है, मतलब कार ए इस ओमेगा नॉट से घूम रहा है। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। मतलब मान लो कि ओमेगा कार का ओमेगा नॉट से बड़ा है, मतलब कार का ओमेगा इससे बड़ा है। देखो जैसे ही इससे बड़ा ओमेगा होगा कार का, ओमेगा कार का जैसे ही इससे बड़ा होगा, इट विल हैव टेंडेंसी टू स्पीड अप, इट विल हैव टेंडेंसी टू स्पीड अप। मतलब उस केस में अगर बात किया जाए तो फ्रिक्शन जो होगा ना इस कार पे वो नीचे की तरफ लगने लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन कार पे नीचे की तरफ लगने लगेगा ऐसे। तो नॉर्मल वेट और एक फ्रिक्शन लगने लगेगा। वही ध्यान से देखो इस वाले केस में बोला है, सेकंड वाले में।
और सेकेंड वाला जो है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कार बी। सेकेंड वाला इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कार बी, मतलब ये कार बी के लिए एफबीडी है। इसमें 3 कार एज्यूम किया है, अलग अलग सिचुएशन है। तो कार ए ओमेगा नॉट से चल रहा है, कार बी का ओमेगा ओमेगा नॉट से ज्यादा है। अब तीसरा सिचुएशन सोचो, तीसरा में मान लो कि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब इससे कम ओमेगा है कार का, तो इसमें टेंडेंसी टू स्लिप डाउन होगा। मतलब जैसे ही बोलोगे टेंडेंसी टू स्लिप डाउन है, इसका मतलब हो गया कि कार पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, कार पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। यही एक्चुअली में ये तुम्हारा तीसरा केस है, तीसरा केस है। और तीसरा का मतलब ध्यान से देख लो, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कार सी। तीसरा मतलब कार सी। तब ध्यान से देखो, कार ए ओमेगा नॉट से चल रहा है, कार बी का ओमेगा ओमेगा नॉट से ज्यादा है, कार सी का ओमेगा ओमेगा नॉट से कम है। ठीक है, तो एक चीज तो हम बोल सकते हैं, ओमेगा सेकेंड केस में सबसे ज्यादा है, फिर ओमेगा इन फर्स्ट केस, फिर ओमेगा इन थर्ड केस, ये बोल सकते हैं। ओमेगा सेकेंड केस मतलब ओमेगा ऑफ कार बी is greater than omega of car A is greater than omega of car C। मतलब कार का ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी के हिसाब से तुम ये भी बोल सकते हो, लीनियर स्पीड ऑफ कार बी इज हाईएस्ट फॉलोड बाय लीनियर स्पीड ऑफ कार ए, और सबसे कम लीनियर स्पीड कार सी का होगा। तो मिलाओ, ए का स्पीड सी से ज्यादा, ए का स्पीड सी से ज्यादा, तो ये सही है। ए का स्पीड बी से कम, ए का स्पीड बी से कम, ये भी सही है। एफबीडी ऑफ कार ए इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है। देखो पॉसिबल में देखोगे तो ये भी एफबीडी पॉसिबल, ये भी एफबीडी पॉसिबल, ये भी एफबीडी पॉसिबल, सारा एफबीडी पॉसिबल है। सब डिपेंड करेगा कार का लीनियर स्पीड क्या है, कार का एंगुलर स्पीड क्या है। तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि एफबीडी नॉट पॉसिबल का बात कर रहा है। अब अगर डी वाला केस देखोगे, डी वाला केस, तो ये रिलेशन का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। म्यू ग्रेटर देन tan थीटा डज नॉट मेक एनी सेंस। अब सोचो क्यों। तो ये बोल रहा है कि कार सी का एफबीडी पॉसिबल नहीं है अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा हुआ तो। मतलब ये एफबीडी पॉसिबल नहीं है अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा हुआ तो एक चीज समझ लो, दिस इज नॉट पॉसिबल का मतलब सीधा ये हुआ। देखो ये पॉसिबल कब था, ये पॉसिबल कब था, ये होता तो ये पॉसिबल था, ये होता तो थर्ड वाला एफबीडी पॉसिबल था। तो जब ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब क्या, इस वाले साइन को पलट दो, क्योंकि ये साइन होगा तो एफबीडी 3 पॉसिबल है। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा नॉट। मतलब कार का ओमेगा ओमेगा नॉट से जब बड़ा होगा या इक्वल टू होगा तो थर्ड वाला एफबीडी पॉसिबल नहीं होगा।
तो एफ बी डी थर्ड वाला पॉसिबल नहीं होने के लिए कंडीशन ये है, ना कि कंडीशन ये है, इसीलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। कॉपी करो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही बोले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कॉपी कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो सर बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, बचा हुआ पार्ट क्लास के बाद कॉपी कर लेना। तो चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो फिर हम बनाना शुरू करते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग का बात किया है दैट रैप्स पार्शियली अराउंड अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल पोल। तो देखो ये वाला फ्रिक्शनलेस वर्टिकल पोल है, ये शेडेड वाला। तो ये जो शेडेड पोर्शन है यही एक वर्टिकल फ्रिक्शनलेस पोल है, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है एक मास है 1 kg का, ये वाला, विच इज फ्री टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये जो डॉटेड पाथ दिखा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, ठीक है। फिर देखो एक लाइन बोला है, यू होल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखो जो हाथ दिखा रहा है, ठीक ना। फिर बोला है टी इक्वल टू 0 पे मास का स्पीड v0 है। योर टास्क इज टू पुल ऑन द स्ट्रिंग so that the mass keeps moving along the circular path of radius capital R। फिर देखो जो क्वेश्चन का पंच लाइन है वो ये है, किसी टाइम t पे फोर्स अप्लाइड बाय हैंड ऑन स्ट्रिंग, मतलब ये टेंशन का बात कर रहा है, टेंशन दैट इज 2 न्यूटन, मतलब टेंशन 2 न्यूटन है। मतलब अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाएं, इसका एफबीडी, तो देखो इधर टेंशन इज 2 न्यूटन किसी टाइम पे, तो टी टाइम पे ये एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगाना। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इसको यहां से पहले ज्वाइन करो, तो ये कैपिटल आर है। फिर ये देखो 90 डिग्री, तो स्ट्रिंग इस पॉइंट पे टेंजेंट है, स्ट्रिंग इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये स्मॉल आर है। अब इसमें ये एंगल मान लो थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो इस ट्रायंगल से सोचना, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से। तो साइन थीटा देखो क्या लिखोगे, तो ये होगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर यहां से उठा के डाल दो, तो देखो इतना आ गया, मतलब थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। यही कहानी है, ठीक है। अब इसी टाइम पे सोचना, इसी टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, इसी टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहले पता करो कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही ना होगा, टेंशन का कंपोनेंट, टेंशन का कंपोनेंट। ये कितना होगा, 2 cos थीटा। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दो, तो यही तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, सीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सब वैल्यू दिया है, उठा के डाल दो, तो 2 cos 60 बाई मास, मास है 1 kg, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया।
सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन एट दिस मोमेंट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, देखने में बहुत ही हैपनिंग क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा कैलकुलेशन। देखो, कब किस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत मैटर करता है। रिक्वायरमेंट क्या था इस क्वेश्चन का? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो अगर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब टेंशन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेंशन ही तो इकलौता फोर्स है ऑन द मास। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो कॉपी करो।
ठीक है, कॉपी हो गया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये एक फिक्स सरफेस है, दिस इज अ फिक्स सरफेस। मतलब पुली भी फिक्स्ड है, पुली भी फिक्स्ड है। ठीक है, देखो इसमें बोला है, छोटा क्वेश्चन है, साथ में करते जाते हैं। पॉइंट मास को यहां से रिलीज किया है, पॉइंट मास को यहां से रिलीज किया है, ठीक ना। तो पॉइंट मास को यहां से रिलीज किया, तो देखो स्ट्रिंग पूरा स्ट्रेट कभी ना कभी तो होगा ही। तो यहां पे जब ब्लॉक पहुंचेगा या बॉल जब पहुंचेगा तो उसका कुछ स्पीड रहा होगा। तो जब स्ट्रिंग पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, या बोलो जब स्ट्रिंग टाइट होगा, तो ये मोमेंट है जब स्ट्रिंग टाइट होगा। तो जब बॉल कैपिटल एल गिरेगा, जब बॉल कैपिटल एल गिरेगा, ये चीज देखना, जब बॉल कैपिटल एल गिरेगा तब जाके स्ट्रिंग टाइट होगा। तो इस समय स्पीड मान लो है v1, v1। देखो इससे पहले स्ट्रिंग लूज है, देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, देयर इज नो स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। ठीक है, चलो एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्व कर लो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच। तो देखो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज एम जी इंटू एल। तो v1 आ गया √2gl, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन द स्ट्रिंग गेट्स टाइट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल। सोचो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा। अब स्प्रिंग इलोंगेट होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ठीक ना। तो ये मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बॉल। मतलब यहां पे स्प्रिंग फोर्स, यहां पे स्प्रिंग फोर्स और mg बराबर होगा। देखो यहां पे सिर्फ mg लग रहा है, सिर्फ mg, टेंशन जीरो है। यहां पे mg और स्प्रिंग फोर्स दोनों लग रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात कर रहे हैं, देखना। मतलब क्या बोलोगे, kx बराबर mg, kx बराबर mg, और इस k को उठा के यहां डाल दो, mg/l जो दिया है, k को यहां डाल दो। तो देखो यहां से x क्या आ गया, ये आ गया l। मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन जब l होगा तब ब्लॉक का इक्विलिब्रियम होगा, और उसी पोजीशन पे जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, अब एनर्जी कंजर्व करो इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पे एनर्जी कंजर्व करो। तो देखो क्या लिखेंगे, mgx प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, यहां पे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज जीरो,
यहां पे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x। अब सब वैल्यू को पुट करो, मतलब x के जगह डाल दो l, k के जगह डाल दो mg/l, x के जगह l। सॉल्व करो इसको, तो देखो ये क्या बनेगा, mgl प्लस, अच्छा v1 के जगह इसको डाल दो उठा के, तो हाफ mg12 इक्वल टू mg/12 l स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो देखो यहां से v2 क्या आ गया, v2 देखो क्या आ गया, √3gl। v2 इज √3gl। कैलकुलेशन मिलाते रहना, मतलब v2 है √3gl, मतलब ये ऑप्शन सही है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास m। अब देखो क्या बोला है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। देखो बॉल यहां रुकेगा नहीं, वो और भी नीचे आएगा, और जब बॉल रुक जाएगा, मान लो ये y है, तो जब बॉल रुक जाएगा तब जो एक्सटेंशन होगा y, वही मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा इन द स्प्रिंग। मतलब ये जो y हम दिखा रहे हैं y, दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब इसके लिए फिर एनर्जी कंजर्व कर दो, तो मान लो इस बार एनर्जी हम इस पोजीशन और मान लो इस पोजीशन पे कर देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो क्या लिखेंगे, हाफ m, ध्यान रखना इस पोजीशन मतलब जब एक्सटेंशन 0 है, और इस पोजीशन जब एक्सटेंशन y है, तो होगा हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgy इक्वल टू हाफ ky स्क्वायर। यहां पे स्पीड 0 है, सॉल्व करो। तो v1 हम लोग को पता है, v1, इस v1 को उठा के यहां डाल दो, ठीक है। सॉल्व फॉर y, k को भी पुट करो, k को, तो mg/l। तो देखो ये क्या बना, तो ये हो जाएगा हाफ m2gl प्लस mgy इक्वल टू mg/12 y स्क्वायर। तो mg को काट दो, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गया, ये हो गया y स्क्वायर -12y -12 स्क्वायर, 2 भी कट गया है, इक्वल टू 0। ठीक है, यही हुआ, थोड़ा सा नीचे किया है। अब ये क्वाड्रेटिक है इन y, सॉल्व कर दो, तो लगाओ -b प्लस माइनस, तो देखो ये क्या बना। फैक्टराइज करने पे हम नहीं जा रहे हैं, सीधे हम -b प्लस माइनस लगा दिए हैं। तो ये देखो हो गया √3 प्लस -1 इंटू l। कीप चेकिंग द कैलकुलेशन। देखो माइनस नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज तो क्लियर दिख रहा है, y x से बड़ा है, सिंस y इज ग्रेटर देन x,
मतलब y इज ग्रेटर देन l, y l से बड़ा होना चाहिए। तो देखो माइनस लेगा ना तो वो l से छोटा हो गया, माइनस लेगा तो l से छोटा हो गया। तो सिंस y मस्ट बी ग्रेटर देन l, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर होगा। मतलब y इज √3+1 इंटू l, क्योंकि तो साफ साफ दिख रहा है y x से बड़ा होगा और x क्या है, l के बराबर, मतलब y l से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ k इंटू वाई का स्क्वायर, इसको उठा के यहां डाल दो। सब लोग एक बार मिला लो, सी ऑप्शन सही दिया है, सी इज करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, कॉपी करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन सबका आ गया है ना। तो सी वाला कैलकुलेशन हम छोड़े हुए हैं, सी वाला ऑप्शन सबका आना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और एक काम करो, इसको तुम लोग खुद से बनाओ। तो ये असाइनमेंट है। तो दिस क्वेश्चन इज एन असाइनमेंट फॉर यू ऑल। स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक है, जब सारे का आंसर आ जाएगा तो हमको बताना। तो कॉपी करो इसको, सॉल्व करो। जब चारों पार्ट का ऑप्शन रेडी हो जाए तब तुम हमसे बात करना, ठीक ना। तो स्टार्ट सॉल्विंग इट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है।